इंटरनेट का। तो आज हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, इंटरनेट क्या है और इंटरनेट का फादर कौन है। देखिए, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी ये बहुत सारे नेटवर्क का एक ग्रुप है। अब अपने बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब है जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती है तो वो क्या कहलाती है, एक नेटवर्क कहलाती है। जैसे कि सपोज मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं, चाहे मैं ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं या किसी भी चीज से डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो एक नेटवर्क बनता है। और इसी प्रकार बहुत सारे नेटवर्क या पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं तब उससे हम कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट, सबसे पहले जो इंटरनेट बनाया गया था या आप कह सकते हो सबसे पहले जो नेटवर्क बना था उसका नाम दिया गया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अमेरिका की रिसर्च एजेंसी ने बनाया था और इसका जो यूज किया गया था वो यूज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। इसको 1969 में बनाया गया था। ये पहला नेटवर्क था। ARPANET फर्स्ट नेटवर्क था। और इंटरनेट के अगर अपने फादर की बात करें तो वो विंटोन सर्फ है, फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट विंटोन सर्फ है। इसने TCP/IP और ARPANET को बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसे विंटोन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंटरनेट क्या है। ARPANET के बनने के कुछ टाइम बाद एक और नेटवर्क बना, NSF नेट। देखिए, ARPANET का यूज केवल मिलिट्री बेस में किया जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए केवल इसको बनाया गया था, तो इसका यूज ज्यादा जगह नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी थी। बट इसके बाद जो NSF नेट बना, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, NSF नेट नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ही बनाया था, उसी के बेस पर इसका नाम है। इसका यूज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सी जगह पे किया जाने लगा। धीरे धीरे इंटरनेट का एवोल्यूशन होता गया और आज इंटरनेट का एवोल्यूशन इतना हो चुका है कि हम इंटरनेट को अपने घरों में, अपने मोबाइल पे कहीं पर भी बैठ के यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि इंटरनेट का एवोल्यूशन क्या हुआ, इंटरनेट की स्टार्टिंग कैसे हुई। उसके बाद बात आती है कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या नहीं है, यानी इंटरनेट की विशेषताएं। सबसे पहली चीज तो इंटरनेट का कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। मतलब यह है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहे कि इंटरनेट उसका है तो ऐसा नहीं है, उसका कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। जैसे अगर सपोज करो गूगल बंद हो जाती है, गूगल कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसपे आप वर्क कर सकते हो। तो इंटरनेट का कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। दूसरा, इंटरनेट में क्या होता है, जितनी भी वर्किंग होती है वो नॉन लीनियर फॉर्म में होती है। मतलब लाइन से उसमें कोई वर्किंग नहीं की जा सकती। उसमें लिंक्स होते हैं जिन्हें हम बेसिकली हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक के हिसाब से उसमें काम होता है। आप क्लिक करके किसी पेज पे जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है आप क्लिक कीजिए, आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो उसको लाइन से सीरियल वाइज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। थर्ड, इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मतलब इंटरनेट में क्या, वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली, आप और मैं कोई भी वेबसाइट उसमें बना सकते हैं, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो चाहे सही है चाहे वो गलत है। तो इसलिए इंटरनेट से एक्सेस की गई इंफॉर्मेशन 100% ट्रू होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इंटरनेट कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट जब भी आप चलाते हो तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज हमेशा लगता है। और इंटरनेट एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कई बार एक एक्सपीरियंस यूजर भी उसमें किसी चीज को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है और कई बार कोई भी यूजर उसको आसानी से सर्च कर सकता है। मतलब इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक सही कीवर्ड की जरूरत होती है। तो ये तो होगी इंटरनेट के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हो कि अगर हमें हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होती है। मतलब कंपोनेंट ऑफ ए इंटरनेट। इंटरनेट अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होती है और उनके बारे में जो जो चीजों की हमें आवश्यकता होती है हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जो हमने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है
अब हम उसी के बारे में करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपको एक नेटवर्क या एक इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है यूजर और डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए। यूजर का मतलब जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है वो यूजर है, मैं हो गया, आप हो गए, हम यूजर्स हैं। और डिवाइस का मतलब आपका मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जिसमें भी आप नेट चला रहे हो वो आपकी डिवाइस होगी। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। बात आती है यहां से मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को कहते हैं। मॉडेम का काम होता है कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। क्योंकि कंप्यूटर, जैसे कि हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि कंप्यूटर हमेशा काम करता है किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर। और जब अपने इसको कम्युनिकेट करते हैं किसी वायर के थ्रू या वायरलेस कम्युनिकेशन से, तो वहां पे बेसिकली एनालॉग सिग्नल होते हैं। मॉडेम का काम होता है उस कम्युनिकेशन को सेट करना, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का होता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इंटरनेट चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी मॉड्यूलेटर का मतलब होता है, मॉड्यूलेटर काम होता है मॉड्यूलेशन का, जिसमें डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं। और जब एनालॉग सिग्नल वापस डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं तो इसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर अपने बात करें, कंप्यूटर है, ये दूसरे कंप्यूटर में भेजता है इंफॉर्मेशन, ये है सेंड करेगा, ये रिसीव करेगा। तो जब ये भेजेगा तो बीच में मॉडेम के काम होगा। यहां पे डिजिटल टू एनालॉग करने के लिए मॉड्यूलेटर का यूज होगा। फिर ये जो है यहां एनालॉग सिग्नल होगा, इसको वापस यहां जाके डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ये डीमॉड्यूलेटर होगा। फिर वापस कन्वर्जन होगा, वो मॉड्यूलेटर होगा। तो यानी यहां जो कन्वर्जन होता है ये सारा का सारा काम मॉडेम के थ्रू होता है। और दो प्रोसेस होती है इसमें, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडेम है। मॉडेम के बाद बात आती है वेब ब्राउजर। ये भी इंटरनेट चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले जो वेब ब्राउजर बनाया गया था वो टिम बर्नर-ली ने बनाया था। टिम बर्नर-ली भी इंटरनेट में बहुत ज्यादा योगदान दिया है इसने भी। इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैसे कि वेब ब्राउजर और प्रोटोकॉल्स, काफी सारे इन्होंने बनाए थे। कई बुक्स में फादर ऑफ इंटरनेट के बारे में टिम बर्नर-ली का नाम भी दिया होता है, बट वो विंडसर्फ ही होगा। तो वेब ब्राउजर, सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था उसको नाम दिया गया था वेब, या उसको हम www भी कहते थे। वो टिम बर्नर-ली ने बनाया था। केवल टेक्स्ट बेस पे ये काम करता था। ये वेब ब्राउजर केवल टेक्स्ट बेस पे काम करता था। पहला ग्राफिकल जो वेब ब्राउजर था उसका नाम दिया गया था मोज़ेक। मोज़ेक पहला ग्राफिक्स पे काम करने वाला वेब ब्राउजर, जिसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें हम डाल सकते थे। इसके बाद बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये सारे वेब ब्राउजर्स ही हैं। सफारी, ओपेरा मिनी। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में अगर अपने बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है विंडो का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। जो माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी विंडोज बनाई है उनमें जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। लेकिन जो नई विंडो 10 है, अगर अपने विंडो 10 की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक न्यू वेब ब्राउजर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विंडो 10 का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो कि लाइनक्स यूनिक्स में यूज किया जाता है। पहले इसका नाम नेटस्केप नेविगेटर था, लेकिन अब इसका नाम मोजिला फायरफॉक्स रख दिया गया है। ये लाइनक्स यूनिक्स में यूज होने वाला डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहती है
और इसमें वर्किंग करना का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहता है। तो जो वेब ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर्स के नाम है। इनके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो वो है यूआरएल। यूआरएल को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या होता है? ये किसी वेबसाइट का एक एड्रेस है। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट खोलनी है तो उसका जो एड्रेस होता है वो यूआरएल कहलाता है, जिसे कि हम वेब ब्राउजर में लिखते हैं। वेब ब्राउजर में आप कोई भी यूआरएल लिखोगे तो पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाएगी। तो हमें कुछ सर्च करना है, जैसे सपोज करो मैं यहां पे एक यूआरएल लिखता हूं https www.iecomputersgnr.com। आगे कई बार इस तरीके से आता है PHP या कई बार इसमें HTML लिखा होता है। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर एक वेब एड्रेस है, इसी को हम यूआरएल कहते हैं। मुझे कोई वेबसाइट खोलनी है तो मुझे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इस यूआरएल को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले पार्ट होता है ये, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल नेम। ये होता है सर्वर पूरा, इस सर्वर को आगे डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये कई बार बहुत बड़ा होता है तो इसे पाथ कहा जाता है, डायरेक्टरी पाथ या पाथ। और ये है हमारी फाइल। अब बात करें प्रोटोकॉल। सबसे पहली चीज प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल इंटरनेट में कोई भी टाइप का वर्क करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनेट डाटा ट्रांसफर। तो वो आप क्या कहलाएंगे? प्रोटोकॉल्स। अब ये जो HTTP है, देखिए कई बार इसको सिर्फ HTTP भी लिखा हुआ आता है यहाँ पे HTTP। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर HTTPS लिखा हुआ है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहा जाता है। ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, डाटा सर्वर एंड पे सेंड करने के लिए। ये हमारा सर्वर का नेम है। बेसिकली इसमें जो सर्वर का नेम है वो IEC कंप्यूटर SGNR ही है, ठीक है। और www क्या होती है? इसकी सर्विस होती है। .com है डोमेन, जो कि ये पूरा IEC कंप्यूटर SGNR.com, ये हमें क्या है कि परचेज करना पड़ता है। इसको परचेज करने के बाद हम काम करते हैं। डोमेन कई प्रकार के होते हैं, जैसे .com अगर लगा हुआ है तो ये कमर्शियल यूज के लिए है। .mil है तो ये मिलिट्री के लिए है। और .edu है तो ये एजुकेशन के लिए है। तो यानी ये अलग अलग प्रकार के डोमेन्स नेम होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। आप इनमें से कोई भी डोमेन ले सकते हो जिस टाइप का आपका वर्किंग है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .co.in भी होता है जिन्हें जेनरिक डोमेन या कंट्री डोमेन भी कहा जाता है। .in मतलब इंडिया, .us मतलब यूनाइटेड स्टेट, .ca मतलब कनाडा, वो सब कुछ इसमें लगाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूआरएल। आपको किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस यूआरएल की आवश्यकता होती है। यूआरएल आपके पास होना जरूरी है। अब यूआरएल के बाद जो नेक्स्ट बात आते हैं आईपी। आईपी क्या है? आईपी एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है आईपी को। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये किसी भी वेबसाइट, किसी भी सर्वर या किसी कंप्यूटर का जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसका एक सॉफ्टवेयर एड्रेस होता है। इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट या 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट क्लास में भी डिस्कशन करेंगे कि आईपी एड्रेस को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस 4 बाइट का होता है या 32 बिट का होता है, जिसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसको अलग अलग क्लास होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, इसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट है आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की सर्विस को यूज करते हो या इंटरनेट को एक्सेस करते हो। बेसिकली जो हमारे यूज की जाती है वो BSNL या VSNL, विदेश संचार नगर लिमिटेड, भारत संचार नगर लिमिटेड, ये जो हमारे मेन ISP होते हैं। बाकी और भी कंपनी के अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो जिसकी सर्विस हम ले रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। ये हमारी इंटरनेट के कंपोनेंट और इंटरनेट की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री की एक छोटी सी क्लास थी, जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में बताया गया। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में शॉर्ट में अभी बताया गया है, आगे वाली क्लासेस में हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस